स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th की आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में चैप्टर 3 के रूप में मधु कांकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि साना साना हाथ जोड़ एक यात्रा वृत्तांत है, एक यात्रा साहित्य है। मधु कांकरिया जो कि एक यात्रा पर होती हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। और वहाँ से गंगटोक से भी 149 किलोमीटर दूर युमथांग की यात्रा वहाँ पर करती हैं। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ उन्होंने महसूस किया, जो कुछ उन्हें अनुभव हुआ, उसका पूरा का पूरा विस्तार, उसका पूरा का पूरा वर्णन इस लेसन पे उन्होंने किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यात्रा होता है वो नया एक अनुभव देता रहता है, और कहा भी जाता है कि मनुष्य को कुएं का मेढक नहीं होना चाहिए, बल्कि इस दुनिया को जानना है, समझना है, तो आप यात्रा कीजिए। इसलिए कि यात्रा हमें नया नया अनुभव कराती हैं। तो उसी उद्देश्य से कांकरिया जी ने यात्रा किया गंगटोक की, और उन्होंने जो कुछ देखा, जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ गंगटोक असम, तो वहाँ पर वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो जीवन है, पहाड़ी लोगों का जीवन कितना कठिन होता है, परिश्रमी कितने लोग होते हैं, उनका जीवन जो मैदानी भाग का जीवन होता है उनसे भिन्न कैसे होता है, पूरा का पूरा उन्होंने पूरा लेखनी चलाई इस पर। तो आप लोगों ने पढ़ा भी। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर प्रमुख रूप से होते हैं, प्रश्नोत्तर जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देख सकते हैं साना साना हाथ जोड़ चैप्टर 3 के रूप में। तो इसमें एक लंबा चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर कई बनते हैं, लेकिन लगभग हम 7-8 क्वेश्चन इसकी आज की वीडियो में देखेंगे, और 7-8 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए कि अगर हम एक साथ सारे क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन बनता है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। जी हाँ, जैसा कि आप लाइव क्लास में जुड़े थे, हम लोग चर्चा किए थे, जब लेखिका पहाड़ों पर खड़ी होती है वहाँ पर गंगटोक में जाने के बाद, तो किस तरह से झिलमिलाते सितारों की रोशनी जैसा गंगटोक कैसा दिखाई पड़ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंगटोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया है, सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रहे थे। वह सुख की अंतर्दीयता में डूबी हुई उस जादुई जाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहे थे। तो ये आंसर हो जाएगा पहला। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है, गंगटोक या गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा ध्यान से, और इसको कॉपी पे लिखिएगा। तो आंसर हो जाएगा, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज की गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियों भोकू समझते हैं वहाँ का परिधान है, पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ साथ काम करते हैं। वो यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया। तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको कॉपी पे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब इसका अध्ययन कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, तो जब जितेन नार्गे जो कि गाइड था, ड्राइवर था, उन्होंने बताया कि ये पताकाएं लगी हुई हैं और इसका मान्य भी होता है। तो किस अवसरों पर लगाया था, यही क्वेश्चन है। तो सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा के प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं यानी झंडे फहराई जाती हैं वहाँ पर।
कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, इसलिए ये पताकाएं शौक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो कोई नया काम शुभारंभ करना है तो रंगीन, और जबकि आत्मा की शांति के लिए व्हाइट यानी सफेद, तो ये हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट चौथा, जितेंद्र आर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। जितेंद्र आर्गे ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। प्रकृति सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। यह जगह जगह पर पाइन और थूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ है। रास्ते वीरान, सकने जलेबी की तरह घुमावदार हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। दूरी कह लीजिए या दूरी लिख लीजिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि यहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। भौगोलिक स्थिति भी इन्होंने अगर बताया है, आप लिख सकते हैं। इसमें पूरा ना लिखें, इसलिए आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ आप लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। भौगोलिक स्थिति वहाँ की अगर बात करें तो गंतोक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं। रास्ते में कभी लोग स्टॉप हैं। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है। रास्ते में सेवन सिस्टर वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफ़ेद ध्वजा बौद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति का प्रतीक है, और रंगीन ध्वजा किसी नए कार्य की शुरुआत दर्शाते हैं। यहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा है, तो यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, पर संभालती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती हैं। बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। उनका जीवन बहुत श्रम साध्य है। उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं एवं अंधविश्वास रखते हैं। कुल मिलाकर के ये थोड़ा लंबा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कई तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है सिक्किम की भौगोलिक स्थिति बताइए, तो भौगोलिक स्थिति का केवल यहाँ से आप यहाँ तक आंसर देंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन पूछ लिया गया कि सिक्किम का जनजीवन कैसे है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर अगर पूछ लिया जाता है कि क्या जानकारियाँ दी सिक्किम के बारे में, लेखिका ने क्या जानकारियाँ दी, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहें तो पूरा लिख लीजिए, और 3 तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। मतलब कि सारे आत्मा एक जैसी दिखाई क्यों दी, तो आंसर हो जाएगा लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कभी लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि यह धर्म चक्र है। क्या है? यह धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में भी ऐसी धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। यही विश्वास है पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जितेंद्र आर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका की एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। मतलब कि आपको ये बताना है, इसका क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि गाइड की भूमिका, जो जितेंद्र आर्गे था, जो कि गाइड था, ड्राइवर था, की भूमिका के बारे में विचार करते लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। क्या जितेंद्र आर्गे एक कुशल गाइड हो सकता है आपके विचार से? तो आंसर ये आप अपने सेल्फ से भी लिख सकते हैं, वैसे आंसर दे दिया गया है, आप लोग चाहे तो इसी में से लिख सकते हैं। नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारियां प्राप्त, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक है। पहला, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता होती है वो ये कि उसे वहाँ के भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भाई आप लेके जा रहे हैं किसी को, आप गाइड हैं और किसी को घुमाने लेके जा रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे कि ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये इसका महत्व क्या है? तो जब आपको नॉलेज होगा तभी तो बताएंगे ना। नेक्स्ट है, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम हो। फिर नेक्स्ट है, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है।
यानी आपको बिलीव दिलाना पड़ेगा, जो लोग जाएं, ठीक है, उनसे ऐसे आत्मीयता का परिचय देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट है 6, गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो, इसलिए उसे हर इस छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों और बातों का ज्ञान हो जो यात्रा को रुचिपूर्ण। इस तरह से 7 हैं, ठीक है, 7 है, तो आप इसको 7 है, आप लिख सकते हैं। एक कुशल गाइड की वाणी की प्रभावशाली होना आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है। भाई आपका बोली बानी अच्छी होनी चाहिए। पता लगा आप गाइड है और आप अच्छे से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं अगले को, तो आपके साथ क्यों जाएगा भाई, कोई टूरिस्ट क्यों जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात ये भी है होनी चाहिए एक गाइड में कि आपका बोल वचन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखे। तो आप शब्द से भी लिख सकते हैं लेसन पढ़ने के बाद। चलिए खैर लिखा गया है, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते हुए रूप को देखा है। जो जो ऊंचाई पर चढ़ते जाए हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए है तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियाँ और फूलों से लदी घाटियाँ थी। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात यानी झरना जिसे कहते हैं वाटरफॉल जलप्रपात थे, तो कहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई जिसने उसके हृदय को काव्यमय बना दिया। तो ये हो गया था 7। 8th क्वेश्चन की हम बात करें, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखक को कैसी अनुभूति होती है। तो आंसर हो जाएगा, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखक को लगा कि सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। लेखिका चित्रलिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे शयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों करने पर तुली हुई है। इन अद्भुत और अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की पारापार से दूर बहती धारा बनकर बह रही है और उसी के मन के सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हो। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। 8 क्वेश्चन और उसके आंसर आपको कॉपी पर इसको लिखना है, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पर्सनल नंबर पर आपको सेंड कर देना है। और उसके बाद में इसका जो पार्ट 2 लेकर आऊँगा वो और भी हम 5-6 क्वेश्चन रहेंगे उस पर चर्चा करेंगे, इसलिए कि अगर सारे क्वेश्चन पर हम आज ही बात करें, आज ही की वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो 8 क्वेश्चन जो मैंने आज इस पर चर्चा की, 8 क्वेश्चन आपको कॉपी पे लिखना है, उसका आंसर कॉपी पे लिखना है और आपको सेंड कर देना है हमारे पर्सनल नंबर पर, मैं चेक कर दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन और आंसर पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए कि क्वेश्चन आंसर इसमें ज़्यादा थोड़ा इसलिए हो रहा है कि सिलेबस यानी ये लेसन जो है वो भी थोड़ा लंबा है। आप जानते हैं कम से कम 8-10 पेज का ये पूरा लेसन है और ये लास्ट लेसन है आपके सिलेबस का। 3 ही चैप्टर आपके सिलेबस में इस बार हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।